हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, काफी इजी टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों, इससे पहले हमने देखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कि लाइक थोड़ा बहुत याद करो कि सपोज मेरे पास यहाँ पर ए वेक्टर है ये, तो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या बन रहा था, थोड़ा याद करो। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट इसका बन रहा था ए कोस थीटा। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट बन रहा था बच्चों, तो हमने बोल दिया था ए साइन थीटा। ओके, तो इसी कंपोनेंट को, इसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? इट्स नथिंग बट splitting of a given vector into its component such a way, इस तरीके से हमें कंपोनेंट को स्प्लिट करना है ताकि such a way that its resultant should be अनअल्टर्ड। ओके, उसका रिजल्टेंट है उसमें कोई चेंज ना आए। ओके, तो सिंपल बच्चों, मैं अगर बोलूं कि मेरे पास रिजल्टेंट आर है तो उसको मैं दो ऐसे वेक्टर के फॉर्म में यहां पर स्प्लिट करूंगा ताकि रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो वो ए और बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं। लाइक ये यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी। सो इट्स नथिंग बट द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कि रिप्रेजेंटिंग द गिवन वेक्टर इनटू इट्स components such a way that their resultant effect should be unaltered. Okay, so it is nothing but resolution of a vector. Okay बच्चों, so काफी बेसिक और इजी टॉपिक है। जो हमने यहाँ पर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाला वही है, लेकिन इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, मतलब कि वेक्टर के फॉर्म में। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर मालूम होने चाहिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जिसको हम बोल सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले ये आप जान लें, ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर हम बात करें तो एक ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। लाइक एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो अगर मैं कंसीडर करूं कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, मैंने बोल दिया आई कैप है। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, मैंने बोल दिया जे कैप। ये अब से हमारा सिंबल हो जाएगा। जैसे कि हम एंगल के लिए थीटा सिंबल यूज करते हैं, वेलोसिटी के लिए वी यूज करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए ए यूज करते हैं, वैसे ही। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके लिए सिंबल हम आई जे और के कैप यूज करेंगे। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे से बच्चों परपेंडिकुलर है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, तीनों के तीनों वेक्टर एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का दूसरा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। ओके, सो वेयर आई कैप स्टैंड्स फॉर व्हाट बच्चों, it's nothing but unit vector along x axis। काफी बेसिक टॉपिक है बच्चों ये। j cap stands for what? It's nothing but unit vector along y axis। Again, k cap stands for what? अब आप समझ गए हो कि बची कौन सी एक्सिस, z एक्सिस। So it's nothing but unit vector along z axis। ओके बच्चों, so it's nothing but orthogonal vectors। ओके, तो यही चीज हम यूज करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में। कैसे कि सिंपल से अभी समझे हम कि मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना, काफी इजी वे में अब हम डिस्कस करेंगे कि मेरे पास मान लो कि ये ए वेक्टर है, ये एंगल कितना मैंने बोल दिया थीटा है। तो बच्चों ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब आप ही मुझे बताओ कि वेक्टर ए का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। सो इट्स नथिंग बट ए एक्स, इसको मैंने बोल दिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली वेक्टर ए का वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर हम बोलना चाहेंगे तो क्या होगा, ए वाई। वेक्टर ए को मैं वाई एक्सिस का लॉन्ग देखूंगा तो कितना दिखेगा, इतना ही दिखेगा। सो इट्स व्हाट, ए वाई। तो ये एक्स कितना होता है हम निकाल चुके ऑलरेडी, फिर भी चलो फिर से एक बार कर लेते हैं कि लाइक ट्राइंगल ओपीक्यू है, उसमें मैं कोस थीटा लगाऊंगा। So that is adjacent side by hypotenuse, that is x by a। So we can write x is equal to a cos theta। ओके बच्चों, सो अब से आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि कोई भी वेक्टर के थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट कोस आएगा। सी ए वेक्टर का थीटा की बाजू वाला क्या आया, ए कोस थीटा।
सिमिलरली थीटा की ऑपोजिट वाला, तो उसके लिए देखो ऑपोजिट साइन करना है थीटा का, साइन थीटा लगाऊंगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो बच्चों वी कैन राइट ay is equal to a sin theta. So it's nothing but the components of vector a along x axis and y axis. लेकिन अगर इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कि अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चों याद करो कोई भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। ये स्टार्टिंग में हमने देखा हुआ था जब यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था। फिर भी लाइक यूनिट वेक्टर ऑफ ए है तो हम उसको कैसे बोलेंगे बच्चों, वेक्टर ए बाई ए। अब ये तो आप जानते हो। तो सिमिलरली वेक्टर ए को अगर मैं बोलना चाहता हूं तो कैसे बोलूंगा, ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यस और नो। तो सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा एक्स एक्सिस का और डायरेक्शन आएगी यूनिट वेक्टर, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस चाहिए उसका कंपोनेंट, तो वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। वाई एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन यूज करते हैं, j cap. So finally you can see it's the representation of vector in the form of unit, okay, component and unit vector. So अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में ले जाएं, तो देखो वेक्टर a को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक कि लाइक अभी मैं ये निकाल रहा हूं वेक्टर a। आप यहां पर आपको ऐसा दिखना चाहिए कि अगर आपको a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा आप भली बात ही जानते हो, इट्स नथिंग बट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ओके, सिमिलरली आपको ये वेक्टर a का कंपोनेंट दिख रहा है ax i कैप, ये ay j कैप दिख रहा है, ay दिख रहा है, ax दिख रहा है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, वेक्टर a दैट इज नथिंग बट वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। और हम जानते हैं कि वेक्टर ax दैट इज व्हाट, ax i कैप, वेक्टर ay दैट इज व्हाट, ay j कैप, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ओके, सो अभी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a इस तरीके से है तो x को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ax i कैप प्लस ay को क्या लिख सकता हूं, ay j कैप। सो इट्स नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, इट्स नथिंग बट रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। ओके, सो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ओके, सो बच्चों रिजोल्यूशन का मतलब क्या है अब आपको समझ में आया होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ अ गिवन वेक्टर्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स और इनटू इट्स कंपोनेंट्स सच अ वे दैट इट्स रिजल्टेंट इफेक्ट शुड बी अनअल्टर्ड। ओके, सो फाइनली ये क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। ओके, अब ये परपेंडिकुलर था तो हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी है। ओके, सो ये कॉम्बो पैक हो गया 2 in 1। सो नाउ अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं कि मान लो कि मैं अगर इसको यहां पर इस तरीके से लिखना चाहता हूं, a को क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा। सो वेक्टर है दैट इज व्हाट, a cos थीटा i कैप प्लस ay को क्या लिख सकते हैं, a sin थीटा। सो वी कैन राइट a sin थीटा j कैप। तो ये उसके कंपोनेंट्स को इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है बच्चों, ax i कैप ay j कैप। आप मान लो कि वेक्टर a अगर मुझे 2i कैप प्लस 3j कैप दिया होता, तो इसका मतलब क्या था कि उसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, मान लो कि ये सेंटीमीटर है, तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ए एक्सिस 2 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, इट्स 3 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स हो गया और कुछ भी नहीं है बच्चों। ओके, काफी इजी चीज है। ओके, कि सिंपली हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई वेक्टर इस तरीके से दिया हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2,3, मतलब अगर 2,3 को वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 2i कैप क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 है, 3j कैप मतलब y कोऑर्डिनेट j। सो अब यहां से हम डिस्कस करें तो गिवन पोजीशन वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे। ये तो हमने निकाल दिया किसका, कि गिवन वेक्टर का। अब हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर। उसको मुझे ऐसे कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और एक चीज की, अगर यहां से आपको थीटा फाइंड करना है तो थीटा भी फाइंड कर सकते हो। tan थीटा दैट इज ऑपोजिट साइड, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज ay, एडजेसेंट साइड उसका मैग्नीट्यूड दैट इज व्हाट, ax। सो इसका रेशियो लेकर आप थीटा भी फाइंड कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, सो नाउ पोजीशन वेक्टर के लिए रिजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर,
रिजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। सो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर का रिजोल्यूशन निकालना है बच्चों, कैसे निकाल सकते हैं? तो कुछ नहीं है बच्चों, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो गिवन ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिखाए। मतलब मान लो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लो मैंने बोला कि पॉइंट पी है, वो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर आर है। पोजीशन वेक्टर को अभी हम आर के साथ दिखा रहे हैं, तो उसका अगर ये एंगल थीटा है तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट मैंने बोल दिया एक्स, अब आप इसको आर एक्स भी बोल सकते हो, चॉइस इज योर। सिमिलरली वाई एक्सिस में कंपोनेंट मैंने बोल दिया कितना है, ये मैंने बोल दिया वाई है। सो इस पोजीशन वेक्टर का ये क्या हो गया बच्चों? रिजोल्यूशन हो गया। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? कभी हम ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों एक्स प्लस वाई, क्योंकि वेक्टर को सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, तो सिमिलरली अगर मोड ऑफ आर, उसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। सिंपल है। सिमिलरली अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मोड ऑफ ए, सो इट्स व्हाट? कंपोनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। So it's nothing but resolution of a position vector and simply resolution of vector. Okay, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई हार्ड चीज नहीं है। इसमें अगर थीटा फाइंड करना हो, आप सिंपली क्या करोगे? tan थीटा लगा दोगे। What is the meaning of tan theta? That is opposite side by adjacent side. So in that way you can find the value of tan theta. Okay, so ये क्या है? Resolution of vector है बच्चों, कोई भी हार्ड चीज नहीं है। बी केयरफुल। ओके, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसके मैक्सिमम तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स इट। तो अब ये हमने बच्चों देखा कौन से एक्स एक्सिस का लॉन्ग, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन ये हमने देखा वो 2D था। लेकिन अब हम 3 डायरेक्शन में देखना चाहते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, तो क्या होगा? ये थोड़ी देर के लिए हार्ड लगेगा 3 डायमेंशन, लेकिन कोई बात नहीं, एट द एंड आप समझ जाओगे। तो 3 डायमेंशन 3D में समझना है तो उसके लिए 2D का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। उसमें स्पेशली ये कि वेक्टर ए है तो उसका थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट क्या होता है? ए कोस थीटा होता है। ओके, सो अब ये हम आगे बढ़े थोड़ा, और आज इसी टॉपिक के बेस्ड न्यूमेरिकल भी करने वाले। सो डोंट वरी अबाउट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं हर बार बोलता हुई हूँ कि ऑलवेज फिजिक्स न्यूमेरिकल से आता है, कभी थियरी समझने से नहीं आता है। ओके, सो वेट फॉर न्यूमेरिकल देन डिसाइड कि ये इजी है या हार्ड है। सो नाउ 3 डायमेंशन की हम बात करें, रिजोल्यूशन की या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। सो 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब अभी तो आपको इतना तो मालूम पड़ गया कि एक्स एक्सिस आएगी, वाई एक्सिस आएगी और जेड एक्सिस आएगी। सो मान लो कि मुझे वेक्टर ए मेरे पास इस तरीके से बच्चों अवेलेबल है, उसका कंपोनेंट्स अगर मैंने बोल दिया कि वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, अब मैं थीटा यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि 3 एंगल हो जाएंगे इसलिए। ओके, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है बच्चों? मैंने बोल दिया अल्फा। वेक्टर ए का वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है बच्चों? मैंने बोल दिया बीटा है। और वेक्टर ए का जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है? गामा है। ओके, तो 3 डायमेंशन मोशन का फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल आप देखो तो कौन सा हो सकता है? तो सिंपली कि अगर हम देखें तो एरोप्लेन है, वो टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? 3 डायमेंशन। हमारा बाइक हम चला रहे हैं तो वो भी क्या होगा कि अगर मोरबी के रोड स्पेशली अभी की बात करें तो वहां पर क्या होगा? हर एक डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी। ओके, सो हम 3 डायमेंशन उसको कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है ऊपर स्पेस में, ऊपर आकाश में, तो वो क्या होगा? इट्स मोशन इन 3D। ओके, सो इसकी अगर हम बात करें तो जेड एक्सिस कहां पर होगी बच्चों? ये तो आपको मानने में आ गया कि ये एक्स एक्सिस है, ये भी मानने में आ गया वाई एक्सिस है, लेकिन जेड एक्सिस यहां पर एक्चुअल में कहां पर होगी बच्चों? सो ध्यान से देखना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देन जेड एक्सिस वुड बी लाइक दैट। ओके, ये बोर्ड से परपेंडिकुलर होगी, बोर्ड का जो भी प्लेन है उससे ये परपेंडिकुलर होने वाली है। सो इसके अंदर भी हो सकती है वो, और पूरी बाहर भी हो सकती है। सो इट्स अ जेड एक्सिस। जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस
नेगेटिव एक्स एक्सिस आता है, वैसे ही पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की साइड, नेगेटिव जेड एक्सिस बोर्ड के अंदर की साइड, जो भी ये लाइन होगी वो होगी। ओके, सो अब जेड एक्सिस के लिए गामा एंगल ये मत सोचना कि ये तो 90 से ज्यादा है। ओके, ये 90 से ज्यादा अभी दिख रहा है, लेकिन अभी हम जनरल एंगल की बात कर रहे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स है। ओके, सो अब अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? एक्स। सो जैसे कि मैंने बोला कि थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट ऑलवेज कोस होता है, तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों? ए कोस अल्फा। सिमिलरली वेक्टर ए का वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल है, तो उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा? इट्स ए कोस बीटा, दैट इज ए वाई। सिमिलरली वेक्टर ए का जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा है, तो उसका कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों? दैट इज ए जेड, दैट इज व्हाट? ए कोस गामा। अब आप बोलोगे सर आपने साइन क्यों नहीं लिया? लेकिन आप देखो थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट ही हर एक में कंसीडर कर रहा हूं कि लाइक वेक्टर ए का वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल था, तो उसी के बाजू वाला साइड कंसीडर की। ओके, साइन कब आता है फिर से याद कर लो, मुझे मालूम है वरना आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाला है। लाइक ये थीटा है, ये ए है, तो इसमें ये ए कोस थीटा होता है और ये ए साइन थीटा होता है। लेकिन यही एंगल अगर मैं बच्चों बीटा बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? इट्स ए कोस बीटा। सो बी केयरफुल। ओके, सो ये क्या था अभी हमने डिस्कस किया बच्चों कि वेक्टर ए का कंपोनेंट्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। सो नाउ अब सिंपली 2 डायमेंशन में वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, थोड़ा याद करो। इट्स एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। लेकिन 3 डायमेंशन है तो उसका जेड कंपोनेंट भी कंसीडर कर ले, मतलब कि प्लस ए जेड के कैप। सो इन 3 डायमेंशन वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर्स लाइक दैट, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये कैसी बात है कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स को 2 डायमेंशन में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2,5। लेकिन 3 डायमेंशन होगा तो 2,5,3 ऐसे उसका z कोऑर्डिनेट भी दिखा दोगे, तो सेम चीज है। ओके, सो अब इसके लिए x की वैल्यू रखे बच्चों, देन इट इज व्हाट? a cos थीटा i कैप। y की ay की वैल्यू रखे तो a cos अल्फा है, a cos अल्फा। ए वाई की वैल्यू रखे तो ए कोस बीटा जे कैप प्लस ए जेड की वैल्यू रखे तो ए कोस गामा के कैप। ये गामा है। ओके, अल्फा बीटा गामा ऐसे एंगल हमने दिखाया है, ये वेक्टर ए है। सो नाउ इट्स द स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर। लाइक कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, मान लो कि यहाँ पर ए वेक्टर नहीं है, कोई पंछी है। ओके, ये पंछी यहां पर फ्लाई कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसको वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? इट्स नथिंग बट उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, y कंपोनेंट तो y डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, z कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन k कैप। सो इट्स नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D। ओके, सो ये ए वेक्टर को हम जनरलाइज फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो इसको इस तरीके से आप दिखा सकते हो। नाउ अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, मॉड ऑफ ए, जिसको सिंपली हम ए भी बोल सकते हैं। ओके, मैंने ये समझाया हुआ है, तो ये क्या निकलेगा? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर, क्योंकि आई जे के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सो वी कैन राइट ए कोस अल्फा स्क्वायर प्लस ए कोस बी2 स्क्वायर प्लस ए कोस गामू स्क्वायर। सो बच्चों ये हमें क्या मिला? हमें अभी इसका मैग्नीट्यूड मिला, लेकिन अभी भी हम पूरे स्टेप करें तो ये आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। सो फाइनली आपने देखा कि हर एक में ए स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन निकाल दे अंडर रूट के बाहर, तो ए स्क्वायर का ए हो जाएगा। सो इट्स कोस स्क्वायर अल्फा, या एक चीज अच्छी रही रहती कि स्क्वायर ही कर देते, ताकि तो देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दूं कॉमन निकाल कर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। सो फाइनली यू कैन सी ए स्क्वायर तो गयो, मतलब कि वी कैन राइट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बी2 प्लस कोस स्क्वायर गामू, मतलब गामा इज इक्वल टू 1। सो इट्स योर अनदर आइडेंटिटी, आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज करनी पड़ सकती है ये आइडेंटिटी। ओके, सो ये आइडेंटिटी 3 डायमेंशन में जब भी मोशन हो रही हो, जब
ये अल्फा बीटा गामा एंगल अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली हो तब ये यूज होगी। कोई इतना ज्यादा टेंशन मत लो बच्चों, कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। ओके, सबको आ गया है अब तक, सारे बच्चों को, आपको भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सुनाओ, कोस स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में ये आइडेंटिटी मिली, अब मुझे साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा के फॉर्म में चाहिए। तो आपने ये 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये 1 इस साइड ले जाऊंगा, सो 2 इज इक्वल टू, सारे माइनस वाले टर्म उस साइड भेज दे, सो इट्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बी2 plus sin square gamma. So it's one another identity. Now depends on question. What you want to find, we will use this identity. Better यही है कि एक याद रखो, दूसरी वाली always आ ही जाएगी, एक को याद रखोगे दूसरी ऑटोमेटिकली याद रह ही जाएगी। ओके, सो बच्चों ये क्या था कि मोशन इन 3 डायमेंशन था। जैसे हम 2 डायमेंशन में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ax i k प्लस ay j k, 3 डायमेंशन में कैसे करेंगे, ax i k प्लस ay j k प्लस az k k, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट, इसका डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वो मैंने स्टेप नहीं किया। सो लेट अस सी, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ओके, सो इन दैट वे वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। ओके, कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं है बच्चों, हम इसका न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। तो चलो इसी के बेस सबसे पहले न्यूमेरिकल देख ले, इसी टॉपिक के बेस, ताकि आपको कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। Okay, so let us start with a numerical. ये टॉपिक ध्यान में रखना आप, फिर से यहाँ पर फॉर्मूला जो भी वो यूज होने वाला है। सो देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल बनता है इसी के बेस्ड। ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। A bird moves with velocity 20 meter per second in direction making an angle 60 degree with the eastern line. तो मान लो कि ये ईस्टर्न लाइन है, उसके साथ बर्ड 60 डिग्री एंगल बना रहा है बच्चों। अब ये बर्ड है यहाँ पर, ओके, बर्ड, ओके, ये मान लो, मुझे तो अभी इतना बनाना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत बन जाए। तो ये बर्ड ईस्टर्न लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकली अपवर्ड। बच्चों अब वर्टिकली अपवर्ड्स बोला है, अगर ये ईस्टर्न ये है तो वेस्टर्न, और नॉर्थ ये नॉर्थ हो जाएगी। मान लो कि ये ईस्ट है, सिंपली फॉरवर्ड ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ हो जाएगी। ओके, सिमिलरली वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स परपेंडिकुलर टू बोथ ईस्ट एंड नॉर्थ। मतलब आपको गामा दिया हुआ है, इट्स वैल्यू इज हाउ मच, बी केयरफुल, यही समझना है इस क्वेश्चन में कि कहां गया, हाँ, 60 डिग्री विथ वर्टिकली अपवर्ड, मतलब आपको गामा दिया हुआ है, वाई एक्सिस नहीं दिया है बच्चों। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये सारी चीजें एक प्लेन में होगी ना। ओके, दिल्ली से कन्याकुमारी एक सीधा रास्ता, फिर कलकत्ता से अहमदाबाद सीधा रास्ता, तो वो एक प्लेन हुआ, लेकिन उससे परपेंडिकुलर बारिश होगी तो वो जेड एक्सिस हुआ, वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके, बोल आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड जेड एक्सिस में थ्रो कर रहे हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो बी केयरफुल, ओके, कि जो वर्टिकल के साथ एंगल दिया वो 60 डिग्री है। नाउ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है बच्चों, ये बर्ड की वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, ये बर्ड की वेलोसिटी बच्चों। ओके, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। सो हमें इसका वेलोसिटी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में आंसर देना है। वेट, थोड़ा बिगड़ गया यहाँ पर, अच्छा नहीं दिख रहा है ना। ओके, सो बर्ड, ये है बर्ड, मान लो उसकी वेलोसिटी v। सो बच्चों अगर मैं उसकी वेलोसिटी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाना चाहता हूं, मतलब इट्स फाइनली vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, इट्स नथिंग बट रेक्टेंगुलर फॉर्म। लेकिन vx आप जानते हो, जैसे x क्या हो रहा था, a cos अल्फा, वैसे vx क्या होगा, v cos अल्फा। हियर अल्फा इज गिवन 60 डिग्री, गामा इज गिवन 60 degree, but beta is not given. So Vx that is V cos alpha I cap, Vy that is V cos beta j cap, Vz that is V cos gamma
के कैप। तो ये जैसे वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया वैसे कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो देखो अल्फा अवेलेबल, वी अवेलेबल, गामा अवेलेबल, वी अवेलेबल, इसमें सिर्फ एक चीज अवेलेबल नहीं है, वी तो अवेलेबल है, बीटा नहीं है। सो बच्चों थोड़ा सा सोचो कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ अल्फा बीटा और गामा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आया है बच्चों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक ऐसा फॉर्मूला आया था जिसमें अल्फा बीटा और गामा हो। तो ये वेलोसिटी वेक्टर की इक्वेशन मैंने 1 बोल दी कि मुझे इसमें बीटा फाइंड करना है। तो यहां से हमें मालूम पड़ा कि बीटा फाइंड करना पड़ेगा। सो नाउ वी नो वेरी वेल कोस स्क्वायर अल्फा, याद करो ये फॉर्मूला, प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अभी अभी ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर प्रूव की हुई है बच्चों। ओके, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम सोचे तो कोस स्क्वायर अल्फा मतलब कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर बीटा नहीं मालूम है प्लस कोस स्क्वायर गामा मतलब कोस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 60? 1/2। तो कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू बच्चों 1/4 प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर 60 अगेन 1/4 दैट इज 1। तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 और वो उस साइड जाएगा। सो फाइनली कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1/2। सो कोस बीटा इज इक्वल टू दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे 1/√2। सो वी कैन राइट वैल्यू ऑफ बीटा दैट इज 45 डिग्री। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। सो हमें ये बीटा मिल गया कि y एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा था बच्चों। सो फाइनली वी कैन राइट वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दैट इज v मतलब 20 कोस अल्फा मतलब कोस 60 प्लस 20 वेलोसिटी कितनी है 20 ही है इसमें ही v कोस बीटा मतलब कोस 45 प्लस 20 कोस गामा मतलब कोस 60। एक और चीज हम भूल गए, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना, के कैप, जे कैप और आई कैप। सो कोस 60 1/2 होता है मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 10 आई कैप। कोस 45 1/√2 होता है और 20 है। सो मैं इसको लिख सकता हूं 10√2 आई कैप। देख लो 20 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 है, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई करो, ये 2 10 सो फाइनली 10√2। ओके, सो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया 10√2 जे कैप। ओके, प्लस अगेन 20 cos 60 मतलब 10 के कैप। सो इट्स योर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो जो चाहिए था वो आपको मिल गया बच्चों, कोई हार्ड चीज नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। So now next one. Wait. So क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों। अब बेसिक क्वेश्चन कुछ करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए। तो देखो हमें ए वेक्टर दिया हुआ है दैट इज i प्लस 4j माइनस 2k। वेक्टर बी दिया हुआ है बच्चों 3i माइनस 5j प्लस k कैप। सो हमें फाइंड क्या करना है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके रिजल्टेंट से पैरेलल हो। ओके, तो बच्चों यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है थोड़ा सा याद करो। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए अगर मैं जाऊंगा तो वेक्टर a बाय a होता है। अब मान लो कि इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे r मिल रहा है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ r क्या होगा बच्चों, वेक्टर r बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। सो सिंपली इन दोनों का रिजल्टेंट r हमें कैसे मिलेगा, इट्स वेरी सिंपल, a प्लस b से। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b? तो a प्लस b करो आप, तो i प्लस i 3i 4i माइनस j कैप और माइनस 2k प्लस k, तो ये -2 + 1 दैट इज -k कैप। ओके, सिंपली जैसे आप 5x - 2x करते हो तो क्या करते हो 3x करते हो, वैसे i कैप k कैप j कैप कुछ भी हो उसको ऐसे ही रखो। ओके, सो बच्चों ये हमें मिला उसका रिजल्टेंट a और b का कितना 4i - j - k। अब हमें क्या पूछा है,
फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो चलो पहले रिजल्टेंट तो निकाल दिया। अब आपको मालूम है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? तो याद करो कि अगर मेरे पास वेक्टर ए कुछ इस तरीके से होता था, ए आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल देते हैं? वेरी सिंपल, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। सो इन दैट वे वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट, तो जे का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 4 था, वैसे ही जे का कोफिशिएंट -1। सिमिलरली के का कोफिशिएंट अगेन -1। ओके, सो आई जे का कोफिशिएंट होता है वही लेते हैं, देख लो एक बार। सो फाइनली इट्स 4 का स्क्वायर हमारे यहाँ 16 होता है, 1 का 1 होता है, 1 का 1 होता है। सो इट्स अंडर रूट 18, जिसको हम लिख सकते हैं 9 2 जा मतलब 3√2। सो ये मुझे रिजल्टेंट मिला। लेकिन हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर parallel to the resultant of A and B, that is nothing but vector R by magnitude of R. So vector R, that is 4 I cap minus j cap minus k cap by 3√2. It's our answer बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्योंकि यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन दिखाता है, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ही हो गई इसकी डायरेक्शन, क्योंकि अगर मैं यूनिट वेक्टर ऑफ A by A करूंगा तो उसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ही होगी। तो सिमिलरली R बाय R करूंगा तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? R की डायरेक्शन में ही होगी। यहां पर ज्यादा कंफ्यूज मत हो, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होती है। कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर A मेरे पास 5 I कैप है, तो इसका मैं अगर यूनिट वेक्टर निकालूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, तो ये क्या आएगा? वेक्टर A बाय A। सो व्हाट इज द वेक्टर A? 5 I कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड तो सिर्फ 5 है, सो 5 गया। सो डायरेक्शन देख लो, गिवन वेक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस थी, इस वेक्टर की भी अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? यू कैन सी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप दैट इज 1। सो वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज अलोंग द गिवन वेक्टर, कि लाइक रिजल्ट वेक्टर की डायरेक्शन में मिलेगी। सो इट्स ओवर। ओके, सो बच्चों ये हो गया पूरा। नाउ ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम अभी देखने वाले हैं, डोंट वरी, हम काफी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि चलो एक करवा दिया और बात खत्म। नाउ सी वेक्टर x व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो देखो मुझे a वेक्टर दिया है समथिंग और 3i माइनस 5j प्लस 7k कैप दिया है बच्चों। वेक्टर b कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस 3k कैप दिया हुआ है। सो फिर से क्वेश्चन पढ़े, वेक्टर x व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, फाइंड द वेक्टर x। तो जब भी वेक्टर x को a और b के रिजल्टेंट के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, मतलब क्या मिल रहा है? j कैप। जब भी x वेक्टर को a और b के रिजल्टेंट के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? यूनिट वेक्टर अलोंग z y एक्सिस मिल रहा है, मतलब j कैप। अब हमें वेक्टर x फाइंड करना है, वेरी सिंपल। तो r को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इट्स नथिंग बट वेक्टर a प्लस b। जब भी रिजल्टेंट की बात हो तो सिंपली हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। सो लेट अस सी, वेक्टर x प्लस a प्लस b डायरेक्टली कर देता हूं, लिखना है तो आप लिख सकते हो। चलो आपकी तसल्ली के लिए एक बार लिख दूं, 3i माइनस 5j प्लस 7k कैप प्लस वेक्टर b 2i प्लस 4j minus 3k cap is equal to j cap. Now you can see 3i plus 2i, that is 5i cap, minus 5j plus 4j, that is minus j cap. Similarly 7k cap minus 3k cap, that is 4k cap is equal to j cap. So finally हमें वेक्टर x फाइंड करना है, तो सब्जेक्ट बना दो उसको। ओके, सो 5i cap उस साइड जाएगा, that is minus 5i cap, माइनस j इस साइड जाएगा तो j प्लस j, दैट इज प्लस 2j प्लस 4k माइनस, सॉरी ये प्लस था, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो बच्चों ऐसे काइंड के क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉपरली रीड करेंगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं है और ना ही मैं आज हार्ड चीज कोई डिस्कस करने वाला हूँ। सारी बेसिक चीज और फंडामेंटल चीज ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसको कभी लाइटली मत लो।
क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही मिलाकर आपको वेक्टर्स आने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मेरे को ये आता है वो आता है वो आता है, फिर एट दिन टोटल लगाओगे तो ऐसा लगेगा मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। ऐसा होगा या होता है बच्चों के साथ, मैं देख रहा हूँ ना कितने साल से। ओके, सो इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी लाइटली मत लो कोई भी न्यूमेरिकल। ओके, अपने दुश्मन को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए, हम बोलते हैं ना, तो ये वेक्टर का भी कुछ ऐसा ही है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। So next question, let us see. क्या दिया है? यस, ये वाला थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कि वेक्टर ए एंड बी इज गिवन। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट वेक्टर ए क्या दिया है, इट्स 3i plus 4j। वेक्टर बी इज ऑल्सो गिवन 7i plus 24j। Find a vector having the same magnitude as B and parallel to B। हमें ये बोला है find the vector which have same magnitude as B and parallel to vector A। तो अब सी, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आइडेंटिफाई करो कि आपको फाइंड क्या करना है। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड b जितना हो और जिसकी डायरेक्शन पैरेलल टू a, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में हो। अगर मुझे एक ही डायरेक्शन वाला वेक्टर चाहिए तो वो कब मिल सकता है, यूनिट वेक्टर। अगर मुझे एक ही डायरेक्शन का वाला वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा, वेक्टर a बाय a। तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, उसी की डायरेक्शन में वेक्टर मिलेगा, मतलब कि डायरेक्शन मिल गई। जैसे कि यूनिट वेक्टर का बेसिक पर्पस क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। ओके, तो जब भी आपको कोई बोले कि एक ही डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करो, एक पैरेलल फाइंड करो, मतलब आपको क्या करना होगा, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। अब आपको बोला है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो, तो चलो हम उस वेक्टर का कोई नाम दे दे। मैंने बोल दिया कि वेक्टर आर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, बी जितना हो, चलो बी रख दिया, और डायरेक्शन किसकी हो, एक जितनी हो, मतलब मैंने रख दिया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। मतलब अभी आपको मालूम पड़ा कि आपको बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर ऑफ ए के लिए ए का भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो लेट अस सी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। 3 4 है तो ये 5 आएगा। सिमिलरली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। सो अगेन 7 24 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सो इट्स 25। ओके, सो ये a और b का मैग्नीट्यूड निकल गया। नाउ वी वांट टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ a। सो लेट अस सी हाउ। यूनिट वेक्टर ऑफ a, that is nothing but vector a by magnitude of a। so vector a, that is 3i plus 4j by magnitude of a मिला हमें 5। so बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा अजीब और गरीब लग रहा है, आप उस पर कभी फोकस मत करना कि इसने ऐसा क्या दे दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। आप सिर्फ ये देखो क्या फाइंड करना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर आर, दैट इज बी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। मैग्नीट्यूड बी जितना चाहिए, डायरेक्शन एक ही चाहिए, पैरेलल है इसलिए। सो बी 25 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5। सो ये 5 5 टू 25 हो गए। सो वेक्टर आर हमें कितना मिला, 5 3 15 i कैप प्लस 5 4 टू 20 j कैप। ये हमें एक ऐसा वेक्टर मिला जिसकी डायरेक्शन एक है, पैरेलल है। अब आप वेरीफाई करना चाहो तो कर लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देख लो बच्चों। तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 2 to 5, अगेन इसका मैग्नीट्यूड आ गया 25। सो हम सही है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए स्टेप किया कि इस r का मैग्नीट्यूड b जितना ही है, b का मैग्नीट्यूड b 25, इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 25। ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कभी करना नहीं है। आपको अगर डाउटफुल लगे तो क्रॉस वेरीफाई करो, वरना जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट। ओके, सो बच्चों हो गया पूरा। नाउ
और एक देख ले, चलो। Let us see one another question. So next one, question number 4. अब ये हटा रहा हूं बच्चों। क्या दिया है? फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो देखो, सबसे पहले तो ये ड्रॉ करो। कोई फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री पर इंक्लाइंड है। चलो कोई बात नहीं है, जितना बोला है उतना करेंगे हम तो। नाउ if its rectangular component in horizontal direction be 50 न्यूटन। अब इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब अगर फोर्स F है तो Fx बोलूंगा, वेक्टर A होता तो Ax बोलते। तो Fx इज हाउ मच? इट्स 50 न्यूटन। सो नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। सो बच्चों सिंपली ये 50 न्यूटन दिया है, इसका Fy भी फाइंड करना है और F भी फाइंड करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सोच लो कि थीटा दिया है और बाजू वाली दी है, ऑपोजिट फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। सो Fx, सिंपली Fx का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये वेक्टर A होता तो A क्या बोलते? A cos थीटा। सो Fx को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? F cos थीटा। यस, डेफिनेटली बोल सकते हैं। ओके, सो अगर आप ये नहीं समझ रहे तो ये तो समझ ही जाओगे कि cos 50 डिग्री इज इक्वल टू Fx बाय F, दोनों सेम ही हुआ। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाओ या ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। सो F इज इक्वल टू Fx बाय cos 50 डिग्री। कुछ नहीं है बच्चों, अब Fx दिया हुआ है 50, cos 50 डिग्री की वैल्यू आपको लॉग टेबल में देखनी पड़ेगी। सो अभी हम यहां से यूज कर लेते हैं cos 50, दैट इज 0.6428। So it's finally 77.78 न्यूटन। ओके, ये हमें मिला F फोर्स। सिमिलरली आपको Fy चाहिए। सो Fy दैट इज, आप क्या बोल सकते हो? F sin थीटा, मतलब F sin 50। अब F की वैल्यू तो ऑलरेडी है आपके पास 77.78 मल्टीप्लाई बाय sin 50 की वैल्यू 0.766। So it's finally 59.58 न्यूटन। अब अगर आप सोच रहे हो कि सर हमें ये नहीं लगाना है, हमें tan थीटा लगाना है, tan 50 इज इक्वल टू Fy बाय Fx, तो भी सही है, इट्स योर चॉइस। आप ऐसे भी जा सकते हो, tan 50 डिग्री दैट इज Fy बाय Fx। ओके, अब tan 50 लॉग टेबल में से मिलेगा। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन और रिजल्टेंट। ओके, सो बच्चों इट्स ओवर। काफी बेसिक है, कोई हार्ड चीज है नहीं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल देखें, थोड़ा अच्छा है आज जितने भी किए उसके कंपेयर में। ओके, सो लेट अस सी। क्या दिया है? बहुत ही इस अब तक किए उसमें सबसे अच्छा बोला जा सकता है। मैन रोज अ बोट विथ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो बच्चों कोई मैन है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बोट को चलाना चाहता है, कितनी स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर। जब भी ऐसे नॉर्थ वेस्ट बोला हो ना, उसका मतलब वो एग्जैक्ट, जब भी आपको ऐसे बोले ना नॉर्थ वेस्ट, मतलब वो एग्जैक्ट सेंटर में होगा, नॉर्थ और वेस्ट के एग्जैक्ट सेंटर में होगा। सो यहां पर चलाना चाहता है। ओके, चला रहा है। नाउ द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। बच्चों शोर लाइन है वो 15 डिग्री 15 डिग्री एंगल किसके साथ बना रहा है? साउथ ऑफ वेस्ट। मतलब वेस्ट से मेजर करना है कहां पर? साउथ तक। मतलब वेस्ट से मेजर करेंगे कहां तक? साउथ तक। कितना है? 15 डिग्री। सबसे बड़ी चीज बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि साउथ ऑफ वेस्ट बोला है तो हम यहां से यहां ले, नहीं, साउथ ऑफ वेस्ट। 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट सिंपली हिंदी में ट्रांसलेट करो या गुजराती में करो तो उसका मतलब ये होता है वेस्ट से 15 डिग्री साउथ। ओके, तो ट्रांसलेट करके देख लो जब भी कंफ्यूजन हो। ए क्या बोला है? शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट।
मतलब वेस्ट से 15 डिग्री साउथ, बी केयरफुल, जो लास्ट में दिया है वहां से मेजर करेंगे, कहां तक, साउथ तक, कितना, 15 डिग्री। सो ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। अब मजा आएगा। ओके तो देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बोला कि एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट बोले, मतलब ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। अब हमें क्या बोला है, वेलोसिटी के कंपोनेंट, ये वेलोसिटी v हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर है बच्चों। इसका कंपोनेंट अलोंग द शोर लाइन चाहिए। ओके और परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन चाहिए। तो मान लो ये शोर लाइन है तो उससे परपेंडिकुलर यहां पर कुछ मिलने वाला है बच्चों 90 डिग्री। ओके तो अलोंग द शोर लाइन चाहिए। सिंपली आपको ये वेक्टर कब आता है मुझे मालूम है कि जब भी कोई आपको ये दे दे कि ये वेलोसिटी v यहां पर 60 डिग्री बना रहा है, तो आप फटाक से बोल दोगे कि ये v cos 60 होगा और वर्टिकल आप बोल दोगे v sin 60 होगा। तो ऐसा जरूरी है कि बच्चों आपको हर बार इतना इजी मिले? फिजिक्स चीज ही ऐसी है कि सिखाती है सीधा, पूछती है टेढ़ा। ओके तो इसको भी आप इसके फॉर्म में ऑब्जर्व करो कि ये वेलोसिटी वेक्टर v अब किसकी डायरेक्शन में चाहिए, अलोंग द शोर लाइन। तो शोर लाइन के साथ पूरा एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा सीधा बना दो बच्चों, काफी इजी हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा भी सीधा बना दोगे, मान लो कि शोर लाइन आपने यहां पर बोली, ये वेलोसिटी वेक्टर v बोला, तो उसका एंगल कितना है 60। तो शोर लाइन के साथ 60 डिग्री है वेलोसिटी वेक्टर v का एंगल और परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन ये हुआ। अब थीटा की बाजू वाली साइड v cos थीटा, v cos 60, थीटा की ऑपोजिट साइड v sin 60। सो ये सीखना है कि सीधा समझे और टेढ़ा कैसे लगाए। ये टेढ़ा था, उसमें से सीधा कैसे बनाना है कि सिंपली अलोंग द शोर लाइन है तो मैंने शोर लाइन ये बोल दिया, इस वेक्टर का शोर लाइन के साथ टोटल एंगल 60 है तो उसके अलोंग कंपोनेंट cos आएगा, दैट इज व्हाट v cos 60। अब अलोंग द डायरेक्शन cos आया तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑलवेज कौन सा आता है बच्चों, sin आता है। So, component of velocity v along shore line, v along shore line, that is v cos 60. So, what is the value of v? It's 18 km per hour. Cos 60, that is 1/2. So, finally, it's 9 km per hour. Similarly, v perpendicular to the shore line. So, it's v sin 60. जैसे सिंपल वेक्टर दिया है तो उसका अलोंग कंपोनेंट cos आता है, जिस एक्स एक्सिस की बात करो तो। अब एक्स एक्सिस की जगह पर शोर लाइन दिया है और वाई एक्सिस की जगह पर शोर लाइन से परपेंडिकुलर दिया है। सो v दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर, sin 60 दैट इज √3/2, 292 हमारे यहाँ होता है। सो इट्स 9√3 किलोमीटर पर आवर। इट्स योर आंसर। ओके बच्चों, तो ये हमें मिला क्वेश्चन आज का 5 था। ओके अलोंग द शोर लाइन कंपोनेंट और परपेंडिकुलर। तो बच्चों जब ऐसे काइंड के क्वेश्चन समझ में धीरे धीरे आ जाए ना, तब आपको कॉन्फिडेंट आएगा। ओके अभी हो सकता है कि कुछ देर तक हम रुक जाए क्योंकि पहली बार ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं, लेकिन उसको आप है ना थोड़ा पॉजिटिव वे में कंसीडर करो कि मुझे अपना थिंकिंग है वो उस तरीके से डेवलप करना है। ओके ऑर्डिनरी थिंकिंग से तो फिजिक्स कभी आता ही नहीं है, आपको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। ओके अब तक जो 10th स्टैंडर्ड में किया वो लिमिटेड थिंकिंग से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते थे, स्पेशली मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री हो या फिर कौन सा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हो, स्पीड वाले, बोट वाले। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। सिंपल आप अपने मोबाइल को भी 2-3 महीने 6 महीने में अपग्रेड करते हो, वो भी बोलता है कि बेटा आप मेरे को अपग्रेड कर दे। तो वैसे ही आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है, अपग्रेड। ओके सो थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट की साइड जाएंगे, बहुत ही बढ़िया मस्त टॉपिक है। ओके